हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को पास वीडियो पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक प्रश्नों को करते हैं। तो आप लोग यदि इसके पहले वाला वीडियो का जो है प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती हैं। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। तो जैसे इसमें है आपका ऑप्शन आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना, ऑप्शन ए है। बी है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। सी है 2-3 अधिक गुणज प्राप्त करने के लिए 2 निम्न रंग वाली मोती और धागों का प्रयोग करना। डी है कटवा गिनती। तो दोस्तों क्या होगा इसका? तो गति संवेदी छात्राओं को समझने के लिए जो है आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना आदि तरीकों से जो है सिखाया जाता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न 2 है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करती। तो ऑप्शन ए है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। बी है बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने। सी है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। डी है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। तो क्या होगा मित्रों, आप लोग जो है पेन और रफ लेके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका 30 में से कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि सीटेट में जो है इसी से रिलेटिव जो है प्रश्न जो है आते रहते हैं। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पे जो बहुत अच्छा जो है स्कोर कर जाएंगे। तो क्या इसमें क्या है दोस्तों, पूछा है विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। प्रश्न को जब भी पढ़ा कीजिए कि लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या है प्रश्नों में लास्ट में निगेटिव सेंस दिया रहता है, तो हम लोग उसी के अनुसार आंसर देना है। नहीं तो क्या होता है आधा को प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर आधा छोड़ देते हैं, तो क्या है कि ऑप्शन गलत हो जाता है। इसमें क्या है होगा मित्रों, कक्षा 2 में जो है अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं का समान संख्यांक लिखने में विद्यार्थियों की जो है सहायता नहीं करती है। तो यह क्या हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन 6 आ जाएगा। शब्दों में दी गई संख्याओं का समान संख्यांक लिखने में जो है सहायता नहीं करता है। प्रश्न 3 है, 63,606 में छा का स्थानीय मानों का योगफल। तो इसमें देखिए जितने छा हैं सभी का स्थानीय मान निकाल के उसका हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो जैसे देखते हैं हम लोग कितना आएगा इसका मान। 63,606 है आपका, तो हमको 6 का निकालना है। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर 10,000। तो हमको पहले इसी तरह से निकालना है। तो इस पहले का आएगा 6 गुणे 1, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 गुणे 100 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 6 गुणे कितने से गुणा करेंगे मित्रों, 10,000 से। तो हमको तीनों को क्या निकालना है, इसमें तीनों का जो है योग निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसका जो है 6 एकम 6 हो जाएगा, इसका 600 हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा 60,000। तो इसको टोटल हमको योग निकालना है। तो जैसे इसमें 60,000 हुआ आपका, 60,000 फिर 600 फिर 6। तो इसका जो योग आएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका जो योग आएगा आपका 600 और 6, इसको जब जोड़ेंगे तो 60,606, तो मतलब 60,606 आएगा आपका, 60,606। तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन एक साथ चला जाएगा।
इसको हम फिर से बता देते हैं आपको। जैसे 63,606 है, तो 6 का 6 गुणे इकाई है, तो इकाई का 1 से गुणा करेंगे तो आपका निकलेगा 6। फिर इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, तो 6 गुणे 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यह 600 हो जाएगा। और फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 6 गुणे कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से, तो आपका यह हो जाएगा कितना, 60,000। अब हमको क्या निकालना, स्थानीय मानों का योगफल, तो सभी का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, तो आपका हुआ 60,000, फिर 600 और 6। अब इसका योग जब होगा यहाँ पे 6 0 फिर 6 फिर 0 फिर 6, तो कितना आएगा, 60,606। तो ये ऑप्शन 1 सच जाएगा। प्रश्न 4 है आपका, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो दोस्तों सीटेट में जो प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, लेकिन लोग गलती कर जाते हैं, प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो है लोग गलती कर जाते हैं। तो आप लोग जो है क्या है, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए क्या मतलब प्रश्न क्या कह रहा है और क्या उत्तर उसका आएगा। इसमें है 5,671 को उसके अंकों को, उसी के अंक को जो है 5,671 है, क्या उसके अंकों को पलट देने पर, उसी के अंक को पलट देना है, प्राप्त संख्या का अंतर पूछा है। तो क्या उसका जब संख्या पलटेंगे तो 1 1 7 6 5, जब इसको हम घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 0 9 और 3 आएगा आपका। इसको जब घटाएंगे यहाँ से 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 6 गए 0, फिर 6 में से जाएगा नहीं, ये खांसी लाएगा, 16 हुआ, 9 7 16, बचेगा 4, 4 में से 1 गए 3, तो 3906। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 5 है, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो ऑप्शन ए आत्मविश्वास का, बी है तार्किक सोच का, डी है विश्लेषक का, सी है विश्लेषक का, डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा मित्रों, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में जो है विकास होता है किसका, उसमें जो है आत्मविश्वास की भावना भी जो उसकी जागृत होगी, तार्किक सोच का भी विकास होगा और विश्लेषणात्मक सोच भी। तो ऑप्शन या इनमें से सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। प्रश्न 6 है आपका, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर ... गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर ... गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास करता है, बी है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सी है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, और डी है या विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर जो है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। तो ऑप्शन या डी सच जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपको ऑप्शन कौन सा सही है सिलेक्ट करना है। तो जैसे 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो परवर्ती मतलब दोस्तों जैसे कोई संख्या हो उसके जो बाद वाली संख्या आती है, जैसे आपका 2 है, 2 के बाद क्या आया 3, तो 3 क्या हुआ, परवर्ती हुआ, और 3 के पहले आपका जो आया है 2, वो क्या होगा, पूर्ववर्ती शब्द होगा। तो इसमें देखना हमको कौन सा परवर्ती है और कौन सा पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन ये है आपका 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है,
बी है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। सी है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। और डी 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखते हैं हम पहले ऑप्शन में 1000, जैसे आपका दिया 1000, क्या कहा 1000 के परवर्ती, यानी परवर्ती 1000 का परवर्ती कितना होगा, तो 1001 होगा। और का परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो इसका जो है 1000 का पूछा, 1000 के परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती आपका जो है 1001 होगा। फिर उसका पूर्ववर्ती पूछा है तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। पूछा, अब दूसरा देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, तो 1000 का जो पूर्ववर्ती होगा वो कितना होगा, आपका जो है 999 है। तो 900, फिर पूछा है 999 की पूर्ववर्ती, तो कितना हो जाएगा, 998 होगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ से गलत हो जाएगा। इसी तरह ए भी गलत होगा, ए भी। तो यह ऑप्शन आपका किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन एक साथ जाएगा। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। प्रश्न 8 है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। 239 खिलौने थे, 70 और खिलौने जो है उसमें लाके रख दिए गए हैं। उनमें 152 बिक गए। बचे हुए खिलौने की संख्या क्या थी। तो जो इसमें से आपको 239 खिलौने पहले जो है देखते हैं, 239 खिलौने थे पहले से, उसमें कितना लाए गए, 70 और खिलौने लाके रख दिए गए हैं। तो कितना हो जाएगा, 309 खिलौने। और जिसमें से क्या कह रहा है, 152 खिलौने आपका जो है बिक गया है। तो 152 खिलौने बिक गए हैं, 152 खिलौने जो है क्या है, बिक गए हैं। तो बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी है। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो आपका आएगा 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए 5, और 2, 2 में से 1 गए 1। तो आपका क्या हो जाएगा, बचे हुए खिलौनों की संख्या 157 है। तो हमको क्या करना है, इसमें ऑप्शन ए में समीकरण देखना है, तो कौन सा समीकरण सही होगा। तो समीकरण आपका जो है ये बनेगा, जैसे 239 प्लस 70 माइनस कितना, 152। तो यह जो है आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 239 प्लस 70 माइनस 152, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 9 है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित जो है 1.5 दर्जन, देखिए इसमें एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य जो है आपका 2.5 रुपये है, 2.5 रुपये है। तो हमको 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य निकालना है। तो एक दर्जन का पेंसिल मूल्य जो है 2.5 रुपये है, तो 1.5 दर्जन मतलब कितने पेंसिल होंगे, 18 पेंसिल। तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 2.5 यानी 2.5 रुपया। तो कितना निकलेगा, आएगा मित्रों इसका 45 रुपये, 45 रुपये आएगा। तो कहाँ है, आगे देखिए, और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। तो वह कितने रुपये का, 100 रुपये का एक नोट देता, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो वह जो है 45 रुपये का जो है पेंसिल खरीदा है, तो 45 रुपये घटा देंगे 100 में से, तो कितना बचेगा आपका 55 बचेगा। यानी उसे दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा, तो 55 रुपये देगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। प्रश्न 10 है, 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका, तो इसका जो गुणनफल निकालेंगे 37 59 गुणे 95 73। तो इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आएगा जो है 37
इतना आपका आएगा जो है। और पूछा क्या है, दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है। तो दहाई अंक आपका क्या होगा, इकाई अंक आपका जो है 7 होगा और दहाई अंक 0 होगा, यानी 0 + 7 बराबर कितना आएगा, आपका आएगा कितना 7, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 11 है 19,000 + 19 सैकड़ा + 19 इकाई के बराबर है। तो हमको दोस्तों इसमें बताना है 19,000 19 सैकड़ा + 19 इकाई। तो इसको हल करते हैं। तो जैसे 19,000 है, 19,000 + 19 सैकड़ा यानी 19 सैकड़ा यानी 1900, फिर 19। तो हमको इसका योग जो है यह किसके बराबर है। तो आपका आएगा 9 1 9 9 1 10 0 हासिल 1 2, यानी कितना है 20,919। तो आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 20,919। प्रश्न 12 है 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो ऑप्शन ए है 8, बी है 4, सी है 2 और डी है 16। तो पूछा है 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो इसमें जैसे 1/2 भागे 1/8, तो इसको जो भिन्न को हम पलटेंगे तो 8/1 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो कितने कितने हैं, तो डी हो जाए, बी हो जाएगा आपका ऑप्शन, या 4 आएगा। पूछा 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो ये 4 है। प्रश्न 13 है सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसकी प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, कौन सा होगा। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन है प्रतिरूपों का प्रयोग करना, बी है भूमिका निर्वाह रोल प्ले, सी है बहुत सारे सवाल हल करना, डी है सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना। तो क्या होगा मित्रों इसका, यह जो है आपका सबसे बेस्ट क्या होगा, भूमिका निर्वाह रोल प्ले होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है एक शिक्षक का आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ इसलिए गतिविधि का उद्देश्य है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए है कक्षा में कुछ मजा करने की एक रास्ता को तोड़ना, बी है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, सी है योगात्मक आकलन करना और डी है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो क्या हो जाएगा मित्रों यार, जैसे मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ इसलिए गतिविधि का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ बी के साथ जाएगा, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न 11 है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों, यहाँ पे के है, कि विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना, बी है 4 अंकी वाली संख्या का योग और व्याकरण के कौशल प्रवीणता प्राप्त करना, सी है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, डी है 6 अंकों तक गणना करना। तो दोस्तों क्या होगा, विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा। तो यह आपका ऑप्शन एक साथ जाएगा, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। आपको ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। प्रश्न 16 है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या होगा, जैसे उसमें है आपका ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, बी है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी को वस्तुकार द्वारा प्रयोग से लाई जाती है, बी है नापने वाली टेप जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, डी है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो क्या होगा मित्रों,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ बी सच जाएगा। विभिन्न लंबाइयों और इकाई वाले जो है रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 17 आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? किसके द्वारा परिचित कराया जाता है? विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो ऑप्शन है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली हुआ, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। बी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्र की गणना करना। बी है आयत के वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। डी है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो क्या होगा मित्रों इसमें? तो इसमें होगा विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली हुआ, पत्ती हुआ, पेंसिल हुआ आदि की सहायता से किसी भी आकृति क्षेत्रफल को मापना। या ऑप्शन आपका जो है एक सच जाएगा। प्रश्न 18 है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। बी है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। सी है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। डी है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो दोस्तों या आपका दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रश्न में सीटेट के सबसे बड़ी विशेषता होती है जहाँ पे केवल शब्द दिया रहा है वो ऑप्शन आपको तुरंत गलत काट देना है, क्योंकि वो 100% ही 95% जो है आपका गलत होने का चांस ही रहता है पूरा। तो इसको आपको जो है जहाँ पे केवल शब्द दिखे तो आपको गलत काट देना। जो बचेंगे ऑप्शन उसी में से आपको जो है बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? या ऑप्शन बी साथ जाएगा। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके गणित की गणना करने संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 19 है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ऑप्शन ए है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या की गणितीय रूप से निरूपण, सवाल की समाधान और प्रस्तुतिकरण। और बी ऑप्शन है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। सी है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। और डी है गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही। तो क्या होगा मित्रों इसमें 19 का? जैसे आपका है योग व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने के लिए एक विद्यार्थी की दक्षता आकलन के लिए आकलन के शीर्षक हैं। तो क्या है? सवाल का बोधन हुआ, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। या ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। प्रश्न 20 है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम क्या है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, तो उचित उपागम क्या होगा? तो ऑप्शन है श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। बी है अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। सी है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। डी है वस्तुओं को विभाजक की गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, विभाजक से कम है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? तो ऑप्शन या डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 21 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 मानती है
कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। गणित में चिंतन और तर्कणा शामिल होता है। कौन मानती है? एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, बी है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, और सी है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनर्लेखन करना, और डी है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या जाएगा मित्रों? या आपका जो है ऑप्शन बी सच जाएगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों की को चर्चाओं में शामिल करना होता है। उनकी चिंतन और तर्कणा का एक जो है विकास करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। प्रश्न 22 है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बहुत ही मस्त प्रश्न दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न जो सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ना चाहिए जब बच्चे संख्याओं की भली प्रकार लिखना सीख जाएं। आपका बी है, यहाँ से है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। सी है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। डी है बच्चा संख्याओं की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। तो 22 का क्या होगा मित्रों? जो बच्चा है वो बच्चा जो है ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ उसमें स्थापित नहीं है, वह स्थापित नहीं कर पा रहा है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 23 है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो वह जो है आपका है संक्रियात्मक अवस्था, बी है परिणात्मक अवस्था, सी है विभजनात्मक अवस्था, डी है गुणनखंडीय अवस्था। तो क्या होगा? या ऑप्शन या आपका ऑप्शन एक सच जाएगा, या संक्रियात्मक अवस्था होता है। प्रश्न 24 है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोग करते हैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य कितना दिया है? 2.5 रुपया है। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या है? तो ऑप्शन है 120, बी है 190, सी 112, डी है 105। क्या होगा दोस्तों? तो जैसे एक संतरे का मूल्य आपका कितना दिया है? 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। तो पूछा है 3.5 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने संतरे होंगे? एक दर्जन में आपका जो है 12 संतरे होंगे। तो हमको निकालना कितना है? 3.5 दर्जन, यानी 3 से ही 1/2। तो कितना हो जाएगा आपका? या 12 गुणे 3 दूनी 6, 7/2। तो कितने संतरे प्राप्त हो जाएंगे? 2 छक 12 और 7 छक 42। 42 के क्या? 42 संतरे प्राप्त हो जाएंगे। तो पूछा है कि 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? तो कितने संतरे प्राप्त हो गए हैं? 42 संतरे। तो हमको क्या निकालना है? 42 संतरों का जो है मूल्य। तो 42 संतरों का मूल्य, यानी एक संतरा का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये है, और 42 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो जब गुणा करेंगे तो ये आपका जो आएगा 105 रुपये। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 25 है, गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए? पूछा है, देखते हैं हम लोग। 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि
414 प्राप्त हो जाए। एक 140 गुणे 101 में 101 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए बराबर, या आपको जो है जोड़ना है तो कितना प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो रहा है 14,414 प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों जब इसका गुणा करेंगे 140 गुणे 101 करेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा 140 गुणे 101, तो इसका जो मान प्राप्त होगा आपका होगा 14,140। तो 14,140 प्लस कितना x बराबर 14,114 होगा, सॉरी 14,414, यहाँ पे 14,414 दिया है। तो इसको जब हम इधर भेजेंगे इस साइड में तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के कितना आएगा, जैसे 14,414 माइनस 14,140, तो जब घटेगा तो 4 में से जाएगा नहीं, 4 आएगा आपका, 11 हो गया, 11 में से 4 गए तो 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 गए 2 और 4 में से 4 गए 0, यानी आपका जो कितना बचेगा, यह 0 है, तो कितना हो जाएगा 274। आपका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 6 सज जाएगा, यानी 274 होगा। पूछा है गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे 14,114 प्राप्त हो जाए। तो क्या जोड़ना था हमको, यहाँ पे x जोड़ना था। पूछा है 140 में 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए, x को जोड़ा जाए, जिससे क्या प्राप्त हो रहा है 14,414 प्राप्त हो जा रहा है। तो इसको जब इसका गुणा करेंगे तो 14,140 आएगा आपका, और प्लस x बराबर 14,414 होगा। उसके बाद जो है इसको इधर जो पश्चांतर करके हम घटा देंगे तो x बराबर आपका 274 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। प्रश्न 26 है, दो वर्गों की परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो ऑप्शन है 5 गुना, बी है 2 गुना, सी है 3 गुना, डी है 4 गुना। तो क्या है, जैसे छोटे वर्ग का परिमाप और बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के कितने गुना है। तो हमको देखना है, जैसे इसका हमको क्या निकालना है, गुना निकालना है। तो 12 स्क्वायर अनुपात में करेंगे और 24 स्क्वायर, तो 12 का जो वर्ग करेंगे तो 144 प्राप्त हो जाएगा आपका, और जो 24 का जो है वर्ग होगा 576। तो पूछा क्या, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो जब इसको हम काटेंगे तो 144 बटे 576, चाहे इस तरह से करें और या फिर जो है इसको हम इस तरह से करें, तो ये आपका जो है कट करके 1/4 आएगा। तो यह क्या होगा, बड़े वर्ग छोटे वर्ग से कितना गुना होगा, या 4 गुना। या ऑप्शन आपके किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो आपका 1/4 आएगा। प्रश्न 27 है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो ऑप्शन ए है 223, बी है 115, सी है 216, डी है 217। तो दोस्तों इसको लगाने पे हम लोग निकालते हैं, तो देखते हैं 100 के गुणनखंड। तो 100 के गुणनखंड को हम जब करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। तो कितना होगा, इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम मान लेते हैं क्या, ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो इसका जो फार्मूला होता है गुणनखंडों का योगफल निकालने का, तो आपका जो है सूत्र है 1 पावर p + 1 - 1 अपान a - 1, और फिर b की पावर q + 1 - 1 अपान
b-1। तो इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जो फार्मूले पे रखेंगे तो क्या होगा, एक मान कितना था, एक मान आपका 2 स्क्वायर है और बी का मान 5 स्क्वायर है। तो हम लोग देखते हैं, एक मान था 2 स्क्वायर यानी 2 + 1 - 1 अपान 2 - 1 हो जाएगा, गुणे अब बी का मान कितना था, 5 स्क्वायर था। तो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर + 1 - 1 अपान कितना, 5 - 1 हो जाएगा। तो जब इसका जब योग करेंगे 2 × 1 = 3 हो जाएगा, और 3 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 में से 1 गए, आपका कितना बचेगा, तो यहाँ जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 - 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, गुणे अब जब 5 का करेंगे 2 × 1 = 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 × 5 × 5 यानी 3 बार हम करेंगे, 5 × 25 = 5 = 125 - 1 बटे, अब 5 में से 1 गए 4 हो जाएगा। तो 8 में से 1 गए कितना बचेगा दोस्तों, 7 गुणे 125 में से 1 गए 124 होगा बटे 4। तो जब इसको हम काटेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, तो 31 होगा। तो फिर देखते हैं, तो 7 गुणे जब 31 करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, या 217 प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में 217। तो यह ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 217 प्राप्त होगा। यानी संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 217। तो दोस्तों ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि गुणनखंड का जो फार्मूला होता है 1 पावर p + 1 - 1 अपान a - 1 होता है, a - 1 गुणे b की पावर q + 1 - 1 अपान b - 1, ये b है, b - 1 फार्मूला अगर याद रहेगा तो एग्ज़ाम के समय में आप लोग प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे सूत्र है, 1-2 बार इसे पढ़ेंगे मन में, 1 पावर p + 1 - 1 अपान a - 1 गुणे b की पावर q + 1 - 1 अपान b - 1। तो फार्मूला इसी तरह से आप लोग जो है वहाँ पे गुणनखंड निकाल के जो है प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। प्रश्न 28 है, 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल, यानी 2 के जितने 2 दिए हैं सभी के स्थानीय मानों का योगफल हमको निकालना है। तो जैसे 24 तो 2 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो इकाई दहाई, यहाँ पे 2 गुणे कितना करेंगे, तो 10, तो यानी कितना हो जाएगा, या 10 दूना 20 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, या 1000वें स्थान पे है, तो 2 गुणे 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2000। तो जब इसका दोनों का योग हम करेंगे तो 2000 और 20 का योग जब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 0 2 0 2, यानी कितना होगा, 2020 जो है आपका जो है प्राप्त होगा। तो या किसके साथ जाएगा मित्रों, या ऑप्शन नंबर 1 साथ जाएगा, 2020। आप लोग इस तरह से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। प्रश्न 29 है, विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, ऑप्शन है निगमन स्तर पर हैं, बी है चाक्षुषीकरण के स्तर पर है, सी है विश्लेषणात्मक स्तर पर है, और डी अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। तो देखते हैं प्रश्न को, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में बेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी या आपका विश्लेषणात्मक स्तर पर जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है, किन 2 संख्याओं का गुणा करके 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न क्या कहता है, तो यह अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने से बच्चों की सहायता करता है।
बी है मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर हैं। सी है बद्ध अंत वाले प्रश्न हैं क्योंकि इसके निश्चित संख्या उत्तर हैं। और डी है बच्चे के सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दें। तो इसका क्या होगा मित्रों, यह ऑप्शन बिक सट जाएगा। यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर दबाइएगा मित्रों। और जो है सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ लें और उसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा लाभ लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। धन्यवाद दोस्तों।